तो एंटीसिपेटरी बेल पर कल बात चल रही थी और एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करते हुए ये चर्चा आई थी कि एंटीसिपेटरी बेल नाम की कोई चीज ये है नहीं बीएनएसएस में, ये सीआरपीसी में, जिसे आप एंटीसिपेटरी बेल कहते हो वो वास्तव में एक निर्देश है जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। किसको? उस व्यक्ति को या उस प्राधिकारी को जो गिरफ्तार करने वाला है। और गिरफ्तारी का अधिकार सिर्फ पुलिस को नहीं है। आपने देखा था मजिस्ट्रेट वो भी गिरफ्तारी के लिए इंपावर्ड, यद्यपि प्राइवेट पर्सन भी गिरफ्तारी के लिए इंपावर्ड, लेकिन प्राइवेट पर्सन की जो गिरफ्तारी की शक्ति है वो बड़ी सीमित। हम लोगों ने देखा था प्राइवेट पर्सन केवल उन्हीं स्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है जबकि उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध किया जा रहा है। अगर किया जा चुका है तो नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसे आप संज्ञेय और अजमानती अपराध के कर्ता के तौर पर पहचानते हैं तो आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। और अगर आपने किया गिरफ्तार तो आपको ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है। और आप जिन भी विधिक परिणामों के अधीन हो सकते होंगे क्योंकि आपको इस ढंग की कोई ताकत नहीं है। आपकी शक्ति का विस्तार ये केवल उसी दशा में है जब आप उपस्थित हो और होने वाला अपराध संज्ञेय और अजमानती हो। अब ये तय कौन करेगा? क्योंकि आम व्यक्ति, इसे तो छोड़िए, जो लॉ एक्सपर्ट हैं उन्हें भी संज्ञेय और अजमानती अपराध कितने हैं और किस किस प्रकार के हैं जानकारी में नहीं है। यानी आपके मन का विश्वास यह होना चाहिए कि वो संज्ञेय और अजमानती अपराध कर रहा है। ये आप ही होंगे, और ये आप ही होंगे हम यूं ही नहीं कह रहे, क्योंकि हमने बार बार कहा कि अगर कोई भी बात कानून में यूं ही कही जा रही है तो वो बात निरर्थक है और उस बात को मानने की कोई जरूरत ये भी नहीं है जब तक उस बात को कहने वाला अपनी बात का आधार बेर में न दिखाए। तो आप अगले ही सेक्शन नहीं बल्कि उसी सेक्शन को देखते हैं, शायद लेटर पार्ट में यह लिखा है कि गिरफ्तारी के उपरांत जो प्राइवेट पर्सन है वो उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के सुपुर्द करेगा। और फिर पुलिस अधिकारी यदि पाता है कि उसके द्वारा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो संज्ञेय नहीं असंज्ञेय अपराध कारित कर रहा है, तो पिछली सीआरपीसी के हिसाब से बात करें तो धारा 42 की प्रक्रिया का पालन करके, अर्थात नाम, निवास स्थान आदि पता करने के उपरांत वो व्यक्ति उसे अभिरक्षा, वो व्यक्ति यानी वो पुलिस अधिकारी उसे अभिरक्षा से मुक्त करेगा। तो इसकी एंटीसिपेटरी बेल का सवाल जहां तक है तो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय उस व्यक्ति को जो प्राइवेट पर्सन है उसे गिरफ्तारी की शक्ति होते हुए भी इस प्रकार का निर्देश देने के लिए अपेक्षित नहीं है कि प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार करने की दशा में किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ेगा। पुलिस और मजिस्ट्रेट मुख्यतः यही दो। यद्यपि आप जानते हैं धारा 4 के मुताबिक सीआरपीसी अन्य जो आपराधिक विधियां हैं उनके विचारणों को भी लागू हो सकती है। तो अगर उनको लागू हो रही है तो इस प्रकार का निर्देश उन विधियों में जो भी गिरफ्तारी करने के लिए सशक्त प्राधिकारी हैं उनको भी दिया जा सकता है। यह एक निर्देश है जो गिरफ्तारी की दशा में, और इसीलिए इसे अग्रिम जमानत कहना गलत है, क्योंकि अग्रिम जमानत जैसे ही आप कहते हैं वैसे ऐसा लगता है जैसे इस निर्देश के मिलने के बाद गिरफ्तारी आवश्यक रूप से होगी, जबकि कोई जरूरी नहीं। तो गिरफ्तारी की आशंका पर दिया जाने वाला निर्देश है।
और जमानत ये तो मिलेगी ही तब जब आप अभिरक्षा में होंगे, और जिस समय अग्रिम जमानत जिस निर्देश को आप कहते हैं वो दिया जाता है उस समय आप अभिरक्षा में होते ही नहीं, क्योंकि अगर अभिरक्षा में आ गए फिर इस निर्देश का कोई मतलब नहीं बचा, फिर तो आपको बेल पानी है तो 437 या 480, ठीक है, 439 या 483, इसी में आपको बेल पानी है, तब इस निर्देश का कोई अर्थ रह ही नहीं जाता। तो ये एक निर्देश है सिंपली जो गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को दिया जाएगा, और जो प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार करता है तो वहां यह भी लिखा है कि प्राइवेट पर्सन जब पुलिस को देगा तो पुलिस उसे दोबारा से गिरफ्तार करेगी, यह भी लिखा है। तो अगर दोबारा से गिरफ्तार करेगी तो गिरफ्तारी करने वाली प्राधिकारी अंतिम रूप से या तो पुलिस हुई और या मजिस्ट्रेट हुआ, या अन्य किसी विधि का मामला है तो उसमें जो गिरफ्तारी के लिए सशक्त प्राधिकारी हैं उनसे यह निर्देश व्यवहार करेगा, यही सही बात है। इसलिए प्राइवेट पर्सन की बात यहां नहीं होगी, भले ही उसे गिरफ्तारी की शक्ति प्रक्रिया विधि के अनुसार कुछ परिस्थितियों में है, फिर भी यहां उसे नहीं समझा जाएगा। और कहा गिरफ्तारी की आशंका, आशंका शब्द का प्रयोग नहीं, यह विश्वास करने का कारण है व्यक्ति के पास कि वो गिरफ्तार हो सकता है। तो यह विश्वास करने का कारण एफआईआर लिख जाने के कारण उत्पन्न हुआ या एफआईआर लिखे बिना उत्पन्न हुआ, इस सब का कोई मतलब नहीं है। यह भी आपसे खूब आपका जो प्री फ्री टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए क्या एफआईआर का लिखना जरूरी है? कतई नहीं, एकदम नहीं। गिरफ्तारी की आशंका बस ये होनी चाहिए, यानी जो इस निर्देश को जारी कराने के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के पास पहुंचा है उसके पास ये विश्वास करने का कारण हो, बस विश्वास करने का कारण इस शब्द की व्याख्या आईपीसी के मुताबिक, क्यों? धारा 2(y) है और वो कहती है, वो बीएनएसएस में भी है और वो सीआरपीसी में भी थी कि जो शब्द और पद यहां परिभाषित नहीं है किंतु भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता वहां परिभाषित है, तो उनके वे ही अर्थग्राह्य होंगे जो उन्हें वहां दिए गए। और विश्वास करने का कारण आपको पता है कि सेक्शन 24 आईपीसी में पहले 24 नहीं 26 ये परिभाषित था और वो कहता था विश्वास करने के पर्याप्त हेतुक। और कल आपसे हमने कहा था कि इस सेक्शन के लिए विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक आपके पास है या नहीं है, ये ऑब्जेक्टिवली तय किया जाएगा। और ऑब्जेक्टिवली तय किया जाएगा मीनिंग दर भाई वो आधार ऐसा होना चाहिए कि उस आधार के आधार पर किसी को भी यह विश्वास हो जाए कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। और यदि ऐसा विश्वास हो सकता है तभी यह कहा जाएगा कि आपको ऑब्जेक्टिवली यानी वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्वास करने के आधार उपलब्ध हैं। क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ तरीके से यानी आपको ही ऐसा लगता है कि हमारे गिरफ्तार किए जाने की आशंका है, तो इस आशंका का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर इस आशंका को डर कहा जाता है, विश्वास करने की युक्तियुक्त कारण नहीं। और आपके डर के आधार पर कोई संरक्षण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डर का इलाज मनोचिकित्सक के पास है, कानून के पास नहीं। ठीक है, आप खाली डर रहे हैं तो डरते रहे, हाँ विश्वास करने की युक्तिसंगत आधार आपको उपलब्ध है तो वो आधार आप दूसरे को बताएं, दूसरे यानी कोर्ट को बताएं और कोर्ट को भी समझ में आएगा यस विश्वास करने की युक्तिसंगत आधार है।
तो यदि वो ठीक समझेगा, क्योंकि सबसेक्शन 1 में आपका हक नहीं था, 482 सबसेक्शन 1 या 438 सबसेक्शन 1 में इट इज नॉट योर राइट, वहां लिखा था यदि वे ठीक समझेंगे तो आपको या आपके पक्ष में ऐसा निर्देश पारित कर सकेंगे। और ये ताकत किसे? सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति सेशन न्यायालय जाए बिना सीधे उच्च न्यायालय जाता है तो क्या उच्च न्यायालय इस कारण से कि वो सेशन न्यायालय में पहले नहीं गया उसके पक्ष में इस प्रकार का निर्देश पारित करने से इनकार करेगा? यानी केवल इसी कारण से, यानी अदरवाइज वो उसकी एप्लीकेशन को फिट मानना है, वो मान रहा है कि यस इस व्यक्ति के पक्ष में ऐसा निर्देश दे दिया जाना चाहिए। लेकिन उच्च न्यायालय का जो कहना है वो ये है कि एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, एट द वेरी फर्स्ट टाइम आपको एप्लीकेशन सेशन जज के समक्ष मूव करनी चाहिए थी, वो न देते तो मेरे पास आते। क्या ये स्थिति है? तो ये स्थिति बिल्कुल नहीं है। आप सीधे उच्च न्यायालय जमानत मांगने जा सकते हैं, चाहे धारा 482 में आप एंटीसिपेटरी बेल अर्थात अपने पक्ष में इस प्रकार का निर्देश पाने की अपेक्षा रखते हो, या वाकई आप गिरफ्तारी के अधीन आ गए और आप अभिरक्षा में हैं और 483 में आप उच्च न्यायालय पहुंचे। अभी कल ही की बात, वो जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने बेल दी है किन्हीं यूट्यूबर को, तो सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया, ठीक है, नीचे के न्यायालय में नहीं गए वो, ठीक है। तो ये कतई आवश्यक नहीं होता कि आप सेशन कोर्ट पहले जाएं, ये कॉन्क्यूरेंट जुरिडिक्शन है। कॉन्क्यूरेंट का मतलब होता है समवर्ती, और समवर्ती का मतलब होता है कि आपके साथ किसी और को भी उस अधिकारिता के प्रयोग का हक है। यही बात कॉन्क्यूरेंट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहां भी है कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका दोनों को अधिनियमन का हक है। तो ये कॉन्क्यूरेंट जुरिडिक्शन है। क्योंकि ये कॉन्क्यूरेंट जुरिडिक्शन है इसलिए बोथ कोर्ट विल एंजॉय, बोथ कोर्ट विल एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन गिवन बाय आर्टिकल सेक्शन 482, धारा 482 का जुरिडिक्शन दोनों कोर्ट। लेकिन एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज आपको नीचे से मिल सकती है उसके लिए ऊपर वालों को व्यस्त मत करिए, ऊपर वालों को तंग मत करिए। और ये कानून में ही नहीं है, ये सिंपल जीवन के हर क्षेत्र में। एसजीपीजीआई में जो डॉक्टर बैठते हैं या एम्स में जो डॉक्टर बैठते हैं उन्हें उल्टी बुखार का इलाज करना नहीं आता, यह बात नहीं है, वो तो सबको आता है। लेकिन अगर उल्टी बुखार आपको हो रहा है तो आप वहां अगर जाएंगे तो भगा दिए जाएंगे, ठीक है। उन्हें व्यस्त मत करिए, वहां आप तभी पहुंचेंगे जब नीचे से रेफर हो जाए, नीचे आपको अनुतोष न मिले तब वहां पहुंचेंगे। ऐसा थोड़ी कि उन्हें उल्टी बुखार का इलाज करना नहीं आता, वो तो आता ही है, लेकिन उनके इलाज की जरूरत कम है। तो ये ठीक है, उच्च न्यायालय को कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है, तो इसलिए दिया गया कि कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन पैदा हो जाए, जैसा उस यूट्यूबर के मामले में हुआ कि निचले न्यायालय में उसके होस्टाइल वातावरण है उसके खिलाफ, वो बेल मांगने जाए तो पिटे गए, ठीक है, कोई वकील ही राजी नहीं हो रहा,
बेल लगाने को। तो अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो बात अलग हो जाएगी, अदरवाइज तो आप नीचे से चलिए। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उन्हें अपनी प्रक्रिया के नियम बनाने का हक है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देख चुके हैं कि वो अपनी प्रक्रिया के नियम बना सकते हैं, और उन्होंने इस प्रकार की प्रक्रिया के नियम बना रखे हैं कि सीधे उनके यहां अगर मामला एक्सेप्शनल नहीं है तो आप बेल मांगने नहीं पहुंचेंगे, वेदर दैट इज एंटीसिपेटरी और रेगुलर, कैसी भी बेल। तो ये कॉन्करेंट जुडिक्शन है। सैद्धांतिक रूप से कहें तो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दोनों इस जमानत को या इस जमानत संबंधी निर्देश को देने के लिए इंपावर्ड है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर देखें, प्रैक्टिकल पर्पज से देखें, तो ये जुडिक्शन कॉन्करेंट नहीं है, अल्टरनेटिव है। हमने कहा अगर सैद्धांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्करेंट, और जस्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज देखें तो ये जुडिक्शन कैसा है, अल्टरनेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट मूव बिफोर द सेशन कोर्ट, and after the rejection of your application you may move before the high court। और ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, क्योंकि एक बार आप उच्च न्यायालय पहुंचे, आपका केस अदरवाइज फिट था, मिल जाना चाहिए थी एंटीसिपेटरी, लेकिन जो पीठासीन महोदय थे उनकी बुद्धि ईश्वर के द्वारा दी गई थी, ये कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि काबुल में गधे नहीं होंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। गधे पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पाए जाएंगे। ठीक है, उन्होंने उठाई, आपकी रिजेक्ट कर दी। अब आपकी एकदम फिट थी नीचे से, अब आप नीचे सेशन कोर्ट में आए, आ सकते हैं, कॉन्करेंट जुडिक्शन। लेकिन ये जुडिशियल प्रोप्राइटरी, ये जो न्यायिक पवित्रता है उसके प्रतिकूल होगा, और इसलिए अब आपको कोई भी बेल नीचे नहीं देगा। और अगर नीचे से खारिज हुई, यानी आप पहले सेशन कोर्ट गए और वहां रिजेक्ट हो गया, तो अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आपको बेल मिलने की संभावना रहेगी। तो जुडिशियल कॉन्करेंट होते हुए भी प्रैक्टिकल पर्पज से यही उचित है कि जुडिक्शन को अल्टरनेटिव तौर पर उपयोग किया जाए, और वैसे ही उपयोग होता भी है। और कल हमने आपसे यह भी कहा था कि अगर इस बेल को कैंसिल करने की जरूरत पड़ती है तो ये सेशन न्यायालय नहीं बल्कि जिस न्यायालय के द्वारा दी गई उसी के द्वारा कैंसिल की जाएगी, क्योंकि ये बेल है ही नहीं। बेल तो तभी हो सकती है जब व्यक्ति अभिरक्षा में हो, और अगर अभिरक्षा में नहीं है तो बेल का कोई सवाल नहीं उठता। और ये निर्देश जिसके पक्ष में दिया गया उस पर इसीलिए शर्तें लगाने की ताकत भी किसको दी गई, उस न्यायालय को दी गई जो इस प्रकार के निर्देश देने में सशक्त हैं, अर्थात उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय। देखें सबसेक्शन 2 कहता है जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा 1 के अधीन निर्देश देता है तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निर्देशों में ऐसी शर्तें जो वह ठीक समझे सम्मिलित कर सकता है, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। और भी शब्द ने सेक्शन का जो नेचर था वही बदल दिया। अब सेक्शन का नेचर एक्सक्लूसिव नहीं बचा, इंक्लूसिव हो गया। एक्सक्लूसिव होता तो इस सेक्शन में जो शर्तें लिखी है केवल वही लगाई जा सकती थी,
और चूंकि नेचर इंक्लूसिव हो गया तो जो शर्तें यहां लिखी है ये और इनके अलावा मामले की परिस्थितियों में जो शर्तें लगाना न्यायालय को उचित लगे वे सब इस सेक्शन के अंतर्गत लगाई जा सकती है। और इसीलिए बेर को बहुत धीमे पढ़ना चाहिए, अन्यथा भी शब्द दिखाई नहीं देगा, और अगर दिखाई भी दिया तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है वो ध्यान में ही नहीं आएगी कभी भी। उसने कहा कि जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। पहली ये शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो उपलब्ध होगा। क्योंकि आप देखिए यहां पर यह नहीं लिखा है कि किन मामलों में यह निर्देश दिया जा सकेगा, यह नहीं लिखा है। यह भी नहीं लिखा है कि वे अपराध जो मृत्युदंड से दंड नहीं है उनमें नहीं दिया जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब अपराध की ग्रेविटी और कन्विक्शन की दशा में मिलने वाला दंड, इससे इस निर्देश के जारी होने का कोई संबंध नहीं है। अपराध कोई हो और उसमें कितना भी दंड प्रोवाइड हो, इस धारा के अधीन गिरफ्तारी की दशा में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जा सकता है यदि किसी विशेष विधि में कुछ अन्यथा उल्लिखित नहीं किया गया है तो। क्योंकि धारा 4 सीआरपीसी हम लोगों ने जो पढ़ी थी, यह धारा 4 बीएनएसएस जो पढ़ी थी, तो वहां लिखा था कि अन्य विधियों के विचारण में प्रक्रिया के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, किंतु उस विधि में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए। इसका मतलब यह हुआ कि संबंधित विधि में अगर कोई विपरीत उपबंध दिया है तो पालन उसका होगा, अदरवाइज यह प्रक्रिया चलेगी। और इसीलिए कल हमने कहा था कि एससी एसटी एक्ट में यह सेक्शन लागू नहीं होगा। क्यों? एससी एसटी एक्ट की धारा 18 में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया कि एंटीसिपेटरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हम लोग बात कर रहे थे तो भी आपको कहा गया था कि प्रक्रिया की विधियां ये संवर्ती सूची का विषय है, और चूंकि संवर्ती सूची का विषय है इसलिए राज्यों को भी इसमें विधायन करने का हक है। लेकिन असंगत की दशा में केंद्र का कानून प्रभावी होगा, यह अनुच्छेद 254 में कहा गया था। लेकिन केंद्र के कानून से असंगत न होते हुए राज्य को भी संबंधित विषयों पर विधायन का हक होगा। और इसीलिए आप सीआरपीसी पढ़ो चाहे सीपीसी पढ़ो, उसमें राज्य संशोधन करके लिखे रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पूर्व में तो 438 या 482 प्रभावी ही नहीं थी। वो तो इनकी सरकार जो वर्तमान में आने के बाद ये सेक्शन प्रभावी हुआ। और अभी भी उत्तर प्रदेश विशेष में उन्होंने कुछ अपराधों की दशा में, जैसे पास्को आदि, पास्को में भी शायद एक्ट में ही लिखा है कि एंटीसिपेटरी नहीं मिलेगी, और अगर नहीं लिखा तो उत्तर प्रदेश ठीक है विधायिका ने कुछ अपराधों की दशा में स्त्री और बच्चों के विरुद्ध और सामाजिक आर्थिक अपराध ऐसे करके कुछ विषयों में इस सेक्शन का प्रवर्तन रोक दिया है। तो अगर इस सेक्शन का प्रवर्तन अभिव्यक्त रूप से रोका नहीं गया तो स्वयं इस सेक्शन के आधार पर अग्रिम जमानत दिए जाने के संबंध में निर्देश किसी भी अपराध की दशा में दिया जा सकता है। अब हत्या, इसमें आपको अग्रिम जमानत मिल गई, लेकिन पुलिस को आपसे पूछताछ करनी है
क्योंकि एविडेंसेस आपके खिलाफ मिल रहे हैं और आप प्राइमा फेसी दोषी प्रतीत हो रहे हैं हत्या के। ठीक है, आपको अग्रिम जमानत मिल गई, क्योंकि अग्रिम जमानत कब दी जा सकती थी? जब यह विश्वास करने का युक्ति संगत आधार हो कि आपकी अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तारी हो सकती है, उसी क्षण मिल सकती थी। और उस क्षण हत्या के एविडेंसेस आपके खिलाफ नहीं मिले थे, लेकिन अब मिल रहे हैं और आपने निर्देश उसी समय हासिल कर लिया। और आपको कल कहा गया है कि इस धारा के अंतर्गत जो निर्देश दिया जाएगा वो अदालत स्वयं, यानी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जो दे रहा है वो समय की दृष्टिकोण से, समय या अवधि के दृष्टिकोण से स्वयं सीमित न करे, स्वयं सीमित न कर दे। तो यदि उस अपराध का आगे विचारण होता है तो विचारण की संपूर्ण अवधि के लिए जमानत प्रदान करने वाला माना जाएगा। और या तो वो स्वयं उस अवधि को सीमित कर दें कि एफआईआर लिखे जाने तक या चार्जशीट की फाइलिंग तक, जो करना चाहे, और नहीं करते तो अगर उस अपराध के संबंध में जिसमें आपको इस प्रकार का निर्देश मिला कोई विचारण होता है तो विचारण की संपूर्ण अवधि के लिए आपको जमानत मिल गई ये माना जाएगा। और जब जमानत मिल गई बिनिंग देर बाय, गिरफ्तारी की दशा में गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को निर्देश है न्यायालयीन कि आप इन्हें जमानत पर छोड़ दें, तो पुलिस अधिकारी को छोड़ना तो पड़ेगा। अब उसने छोड़ दिया, लेकिन आपके विरुद्ध एविडेंसेस मिले और हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है पूछताछ में कोई नया तथ्य उद्घाटित हो जाए और उस नए तथ्य की डिस्कवरी के आधार पर हम कुछ और पता लगाने में सक्षम हो जाएं। और अगर कोई नया तथ्य उद्घाटित हुआ तो धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसके मुताबिक क्या होगा कि वो नया तथ्य आपके विरुद्ध साक्ष्य में साबित होने योग्य होगा। ये धारा 27 एविडेंस एक्ट था। लेकिन इसके लिए जरूरी है हम आपसे पूछताछ करें। जब तक हम पूछताछ ही नहीं करेंगे तब तक होगा कैसे? और आपको जमानत मिल गई, आप हमारे बुलाने से आते ही नहीं या आएंगे ही नहीं। इसीलिए सबसेक्शन 2 में लिखा गया कि न्यायालय इस प्रकार की शर्तें लगा सकता है। और हमने हमेशा कहा कि किसी पर विश्वास करना होगा। न्यायालय के बारे में माना जाता है वो कुछ भी अनरीजनेबल नहीं करेगा। न्यायालय अनरीजनेबल करेगा ये कल्पना के विरुद्ध बात है। इससे माना यह जाएगा कि इस दशा में वो ये शर्त लगाएगा कि अगर पुलिस अधिकारी आपको पूछताछ के लिए बुलाता है तो आप पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। और जब पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे तो यद्यपि इस समय आप पुलिस हिरासत में नहीं है, जबकि सेक्शन 27 क्या कहता है? पुलिस हिरासत में। ठीक है, पुलिस हिरासत में सेक्शन 27 कहता है पुलिस हिरासत में अगर पूछताछ हो रही है और उस पूछताछ में कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट भले ही आ जाए, लेकिन अगर उस कन्फेशनल स्टेटमेंट से भी किसी नए तथ्य का पता चला है तो उस नए तथ्य को ग्राह्य किया जाएगा। यह सेक्शन 27 कहता है। और यद्यपि यहां पर पुलिस अभिरक्षा नहीं है, यद्यपि हमने आपसे कहा था कि जमानत मिलने से व्यक्ति अभिरक्षा से मुक्त हुआ, यह नहीं माना जाता। माना यह जाता है कि वो संकल्पनात्मक रूप से आज भी अभिरक्षा में है। बस यह अलग बात है कि वो अब जिसकी अभिरक्षा में है उसने कुछ शर्तों के अधीन फिलहाल उसे मुक्त रहने की अनुमति दे दी है। तभी तो न्यायालय ने शर्तों के अधीन कि आप विचारणा के लिए नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित होंगे, और यदि आप उपस्थित नहीं होते
तो आपने शर्त का उल्लंघन किया, आप तुरंत गिरफ्तार किए जाते हो, जेल भेजे जाएंगे। तो जमानत से आपकी अभिरक्षा समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन यह अभिरक्षा पुलिस की तो नहीं है। इसलिए सेक्शन 27 का लिटरली एप्लीकेशन होगा, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन कानून को एक साथ पढ़ा जाता है, कानून के निर्वचन ऐसे नहीं हो सकते कि एक उपबंध दूसरे को व्यर्थ कर दे, ठीक है। और ऐसी स्थितियां जहां पर कानून म्यूट हो गया, अब यहां पर कोई विधिक उपबंध नहीं है, लेकिन एक सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन चाहिए, और जब तक वो नहीं मिलता तब तक इस परिस्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता। यही स्थिति तब पैदा होती है, एक व्यक्ति एक अपराध के लिए एक थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो गया, और उसने 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त न होने पर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतर्गत धारा 187 या 167 प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने उसकी अभिरक्षा नियत कर दी और वो न्यायिक हिरासत में जेल चला गया। दूसरे अपराध का भी अन्वेषण चल रहा था, उसमें भी उसकी संलिप्तता पाई गई। अब यह व्यक्ति ऑलरेडी जेल में है, तो इसे गिरफ्तार उस ढंग से जैसे पूर्व की धारा 46 बताती थी वैसे नहीं किया जा सकता, ठीक है। गिरफ्तार कैसे किया जाएगा लिखा है वहां, तो वैसे अब गिरफ्तार नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जेल में है। उसके लिए क्या है, 266 267 सीआरपीसी हम लोग पढ़कर आए थे, बीएनएसएस में उसके प्रोविजन बदल गए थे कि अगर न्यायालय को यह अवगत कराया जाए कि कोई व्यक्ति है जिसकी जांच विचारण आदि के प्रयोजनों से जरूरत है, तो न्यायालय उसे आहूत कर सकता है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो न्यायालय को यह अवगत कराता है, और अवगत कराने का तरीका क्या होता है, एप्लीकेशन। यही अवगत कराने का तरीका है, एप्लीकेशन वहां देता है, और वो व्यक्ति जो ऑलरेडी उसकी अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में, न्यायालय उसको आहूत कर लेता है। और जब आहूत उसने कर लिया, अब 167 या 187 की स्थिति आ गई, अभियुक्त उसके समक्ष आ गया, ठीक है, अभियुक्त उसके समक्ष आ गया, और अन्वेषण में एविडेंसेस मिल चुके हैं इसकी संलिप्तता के। अब मजिस्ट्रेट इसे गिरफ्तार करता है, इस अपराध में भी आईओ नहीं कर रहा, इस मजिस्ट्रेट ने इस अपराध में भी इसे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। इसी को कचहरी में आप बोलते हैं कि क्या इस धारा में रिमांड हो गया इनका, क्या इस सेक्शन में या इस अपराध में इनका रिमांड हो गया। अब मजिस्ट्रेट ने इस धारा या इस अपराध में भी इन्हें गिरफ्तार कर लिया, और इनकी अभिरक्षा इस अपराध में भी तय कर दी, और ये कहां चले गए, जेल। लेकिन पुलिस हिरासत में नहीं है, पुलिस हिरासत में नहीं है। अब इस व्यक्ति का हमें स्टेटमेंट चाहिए एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो न्यायालय की अनुमति से जेल जाकर इस व्यक्ति का स्टेटमेंट लेते हैं। उस स्टेटमेंट के आधार पर अगर आवश्यक हो रहा है तो पुलिस कस्टडी रिमांड ये मांगा जाता है कि साहब इन्होंने पूछताछ में जेल में जो हमने की, इन्होंने ये बताया कि अमुक जगह इस अपराध से संबंधित संपत्ति रखी हुई है, और हमें पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए, तब न्यायालय इन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड देता है, और फिर ये जाकर के रिकवरी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हिरासत में पूछताछ ये की जानी चाहिए। पूछताछ कब हुई, पुलिस हिरासत में नहीं हुई, पूछताछ पुलिस हिरासत में नहीं है, पूछताछ कहां है, न्यायिक अभिरक्षा। अब ये स्थितियां ऐसी हैं जिनमें प्रक्रिया विधि में
सीधे सीधे उपबंध नहीं मिलते, और यहीं पर केसला काम आते हैं। जहां बेयर में कुछ लिखा है वहां केसला की जरूरत नहीं होती है, और वहां अगर कोई केसला दे रहा है और कोई केसला ले रहा है तो दोनों मूर्ख हैं, दोनों मूर्ख हैं। आपको बेयर पढ़ना नहीं आता, जो आप केसला दे रहे हो, जो सीधे सीधे बेयर में लिखा है, उसमें क्या केसला की जरूरत? ठीक है, और आप बेयर पढ़ नहीं सकते जो आप केसला मांग रहे हो। हत्या क्या होती है इसे समझने के लिए आपको केसला चाहिए, आपको बेयर नहीं आता। आपको बेयर पता होना चाहिए। वो कहता प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह इस कार्य के परिणाम स्वरूप है जो साक्ष्य किया गया, ये जो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के लिए किया गया जिसमें अपराधी जानता है कि सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी, या ऐसी शारीरिक क्षति के कारित करने का आशय किया गया जिसमें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में व्यक्ति की मृत्यु ही घटित होती है, या बिना किसी ठीक है युक्ति संगत औचित्य के, ठीक है, ऐसा असाधारण रूप से खतरनाक काम किया गया है जिसमें प्रत्येक अवस्था में संभावना यही है कि या तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी या उसे मृत्युकारक घाव लगेगा। यह आपको पता नहीं है, इसके लिए आपको केसला चाहिए, तो आप गधे हैं। आपकी परिस्थिति कोई हो, ला टीचर की हो, ला स्टूडेंट की हो, वकील की हो, जज की हो, कोई हो, अगर इसके लिए आपको केसला चाहिए तो आप मूर्ख हैं। हां, ये स्थितियां हैं जहां केसला की जरूरत है। आपने एंटीसिपेटरी दे दी, व्यक्ति छूट गया है अभिरक्षा से, पूछताछ करनी है, ठीक है, सेक्शन 27 के मुताबिक रिकवरी करनी है। कैसे हो? क्योंकि सेक्शन 27 कहता है कि पुलिस हिरासत में, ठीक है, अगर नई बात पता लगी है और तुम तो छूट गए, तुम तो आओगे ही नहीं, इसलिए यहां पर शर्त लगाई जा सकती है। और सुशीला नाम है, शायद सुशीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नीचे रखा है केसला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह शर्त लगाई जाएगी और इसके मुताबिक पूछताछ में अगर सेक्शन 27 के मुताबिक रिकवरी होती है तो सेक्शन 27 में ही, ठीक है, हुई रिकवरी मानी जाएगी। सेक्शन 27 में ही हुई रिकवरी मानी जाएगी, यद्यपि अभिरक्षा पुलिस की नहीं है। धारा 27 एज सच लागू नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी सुशीला ही है, शायद सुशीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या सुशीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे करके मुकदमा है, देख के हम कल बता भी देंगे। उसमें यह कहा कि सेक्शन 27 की ही रिकवरी इसको मानेंगे, तो ये शर्तें न्यायालय के द्वारा लगाई जा सकती है। अगली बात कहता है यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उसे, यानी किसे, वो व्यक्ति जो मामले के तथ्यों से अवगत है उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन ये नहीं देगा, यानी इन एनी वे you will not temper the witnesses of that particular case, ये शर्त भी लगाई जाएगी। और ये तो होना भी चाहिए, क्योंकि आपसे कल कहा गया कि धारा 437 के लिए अजमानती अपराध के अभियुक्तों को जिन शर्तों पर जमानत दी जाएगी वे बातें भी ध्यान में रखी जाएंगी जब इस धारा के अधीन निर्देश देना, ये उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से निवेदित किया जाएगा, तो उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ऑलरेडी कहा गया, और उनमें एक प्रमुख शर्त यह है अजमानती अपराधों की दशा में कि छूटने के उपरांत किसी भी ढंग से ये साक्ष्यों को प्रभावित ये तो नहीं कर सकते। इसका उत्तर अगर हां है तो आपकी मिली हुई जमानत भी खारिज हो सकती है। अभी हम लोग देखेंगे 483 सबसेक्शन 2, उसमें उसने कहा इस अध्याय के अधीन मिली हुई प्रत्येक जमानत
उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा खारिज की जा सकती है। प्रत्येक, ये नहीं कहा उसने कि बेलेबल ऑफेंस में दी गई जमानत खारिज नहीं की जाएगी और नॉन बेलेबल में दी गई खारिज की जाएगी, कुछ नहीं, प्रत्येक का। इसका मतलब बेलेबल ऑफेंस में दी गई जमानत भी खारिज हो सकती है, और अगर हुई तो उसमें एक मुख्य ग्राउंड ये भी होते हैं कि आप गवाहों को टेम्पर कर रहे हैं। और आप लोगों में से कई बार जब मूर्खतावश, ठीक है, या आप मूर्ख नहीं हैं, आप अच्छे वकील हैं, लेकिन मुवक्किल की जिद, इसके कारण से आप अदालत के सामने कभी खड़ा कर देते हैं लाके कि साहब इन दोनों लोगों में समझौता हो गया, अब ये कार्रवाई नहीं चाहते हैं, ये मुद्दा ही है। तुरंत हम तो यही कहा करते हैं कि साहब अब तो इनकी बेल 101% खारिज होनी चाहिए। पहले तो कोई कंसिडरेशन हो भी सकता था कि दी जाए या ना दी जाए, अब तो आउटराइट रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अजमानती अपराधों की दशा में ये गवाहों को नहीं तोड़ेंगे, ये प्रमुख शर्त है। और ये तो सबूत ले आए कि गवाहों को अभी इसी स्टेज पर इन्हें तोड़ दिया, इसी स्टेज पर तोड़ दिया, ठीक है, ये तो खुद एफिडेविट दे रहे हैं कि इन्हें तोड़ दिए गवाह। ये कार्रवाई क्यों नहीं चाहती? ये होते कौन कार्रवाई ना चाहने वाले? कौन होते हैं भाई? अजमानती अपराध है, अशमनीय अपराध है, स्टेट ने रिपोर्ट लिखी, स्टेट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, आप कौन होते हैं? आपको जब हम गवाह के तौर बुलाए तो जो कहना वो कहिएगा, अगर झूठ कहोगे तो 340 है, जो वर्तमान में 379 है, जो हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, जो पूर्व की 344 है, वो भी तुमसे निपटेंगे। ठीक है, आप होते कौन है? और जो सही पीओ होते हैं वो आउटराइट रिजेक्ट करते हैं, आउटराइट। हमारे पिछले पीओ थे वो, अगर आपने ये दे दी एप्लीकेशन तब तो गया, तब तो 100% खारिज, ठीक है। आपने नहीं दी तब तो एक बार हो भी सकता है कि कंसीडर हो, क्योंकि ये तो प्रमुख शर्त है कि आप नहीं करेंगे ऐसा, और आप तो लिए खड़े हैं, ठीक है। तो अक्सर अगर वहां ऐसा होता है तो ये भी होता है फिर, ठीक है, और कई बार नहीं भी करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कानूनन ऐसा हो सकता है और होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि धमकियां वचन नहीं देगा, यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। ये तो अक्सर लगाते हैं, वो जो यूट्यूबर को दी है उसमें भी कहा है पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, क्योंकि भारत छोड़ के अगर आप चले जाएंगे तो दिक्कत तो होगी। तो ये शर्तें भी लगती हैं, और अखबार इसे ऐसे छापता है मानो धरती पलट गई हो, ठीक है, कि न्यायालय ने शर्तें लगाई। अरे भाई वो तो लगती ही है, ठीक है, उसमें कौन सी ऐसी खास बात है, ठीक है। तो उसको भी लगाइए कि पासपोर्ट छोड़कर, वो न्यायालय ने ऐसे ही छापा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शर्तें लगा दी। अरे भाई वो शर्तें लगती ही हैं, उसमें कौन सी ऐसी खास बात है। अच्छा, ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा 3 के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई है। इन 437(3) में है, जब अपराध 7 साल से अधिक की सजा से दंडनीय था, यह राज्य के विरुद्ध अपराध था, भले कितनी भी सजा से दंडनीय हो, 7 साल से कम या ज्यादा, संपत्ति के विरुद्ध अपराध था, भले ही कम या ज्यादा, इससे मतलब नहीं, मानव शरीर के विरुद्ध था, तो जो शर्तें वहां लगाई जा सकती थी वो भी यहां अधिरोपित की जा सकती, और ऐसी अन्य शर्तें, ठीक है, जो वह लगाना ठीक समझे वो भी लग सकती हैं। तो अन्य शर्तें, इसका मतलब लगाना ठीक समझे तो लगा सकता है, इसका अर्थ यह कि मनमानी नहीं, जो युक्ति संगत हो, ऐसी अन्य शर्तें भी लग सकती हैं। और उसने कहा था ये भी लग सकती हैं, यानी इंक्लूसिव नेचर था, तो शर्तें लग सकती हैं। आगे कहता है, यदि तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है, और वह
गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए तो वह उपधारा 1 के अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जमानती वारंट जारी करेगा। तो अगर निर्देश आपके पक्ष में आ गया तो और पुलिस अधिकारी ने आपको गिरफ्तार किया और आप जमानत देने के लिए तैयार हैं, तैयार ही नहीं तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप जमानत देने के लिए तैयार हैं उतनी जितनी जमानत के लिए जो आदेश दिया गया उसमें उल्लिखित है, कितनी धनराशि के प्रतिभूति, कितने धनराशि का बंधपत्र, तो गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी आपको छोड़ देगा। और मान लीजिए आपको सीमित समय के लिए मिला, ठीक है, या असीमित समय के लिए भी मिला, जैसा भी स्थिति है, तो जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट होकर मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचेगी तो पुलिस रिपोर्ट का अध्ययन करने के उपरांत अंतर्गत धारा 204 या 224 बीएनएसएस आपकी उपस्थिति के लिए मामला वारंट होने की दशा में न्यायालय प्रथम बार में ही वारंट जारी कर सकता है। और जब हम लोगों ने वारंट के सेक्शंस पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि वारंट नॉर्मली कैसा होगा, अजमानती। न्यायालय विशेष निर्देश दे तो वो जमानती हो सकता है। तो यहां विशेष निर्देश देने की अपेक्षा की गई है क्योंकि उसे गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ है। इसलिए न्यायालय को अगर वारंट जारी करने की जरूरत पड़ती है तो प्रथम बार में वो जमानती वारंट ही जारी करेगा, ठीक है। ये अच्छा, इस धारा की कोई बात, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की धारा 65 और धारा 70 की उपधारा 2 के अधीन कारित किसी अपराध को करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी। 65 मेरे ख्याल से होगा रेप, और 70 आप देख लो, 65 और 70, 65 में तो रेप ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, और 70 भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। सत्तर में है सामूहिक बलात्कार और 65 आपका हाँ कस्टडी आदि में जो है वो कतिपय मामलों में रेप, यानी रेप में एंटीसिपेटरी है, लेकिन रेप के वो मामले जो 65 में उल्लिखित हैं या जो गैंग रेप है उन मामलों में एंटीसिपेटरी नहीं है, ठीक है। अब कहता है, लेकिन एक चीज इसमें हम देख रहे हैं, पहले इंटरिम प्रोटेक्शन भी दिया जा सकता था, वो अब इसमें नहीं दिया गया। बीएनएसएस में जो आई है ये, ठीक है, धारा ये बदली हुई है। इससे पहले जो 438 थी उसमें यह कहा था कि आज आपने गिरफ्तारी से संरक्षण देने के लिए निर्देश जारी करने हेतु तो प्रार्थना पत्र दिए और न्यायालय ने लोक अभियोजक को सुनने के लिए डेट लगाई और लोक अभियोजक को सुना जाएगा, ठीक है, यह भी लिखा था लोक अभियोजक को सुना जाएगा और 7 दिन, ठीक है, मिनिमम लोक अभियोजक को दिए जाएंगे, मिनिमम 7 दिन। लेकिन इन 7 दिनों में क्योंकि गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अभी आपने निर्देश मांगा है, मिला तो है नहीं, तो इन 7 दिनों में चूंकि गिरफ्तारी हो सकती थी लोक अभियोजक को सुनने के कारण से, तो इन 7 दिनों के लिए एक अंतरिम अनुतोष यह दिया जा सकता था कि इन 7 दिनों में जब तक इस निर्देश के संबंध में जो प्रार्थना पत्र दिया गया इसका अंतिम निस्तारण न हो जाए तब तक इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और यह भी लिखा था 438 में कि सामान्य मामलों में तो नहीं, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल मामला है उसमें इस प्रकार के निर्देश के लिए, जिसे अग्रिम जमानत कहा जाता है, आवेदन हुआ है, तो न्यायालय यह शर्त लगा सकता है
कि आवेदनकर्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा। जैसे हर्षद मेहता, नटवर लाल, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, इस टाइप के लोग एंटीसिपेटरी मांगने आ जाए तो इन्हें तो पकड़ना ही मुश्किल। ठीक है, इन्हें तो पकड़ना ही मुश्किल। इनकी एंटीसिपेटरी खारिज हो गई मान लीजिए, तो हम इन्हें पकड़ कैसे लेंगे? भाई एंटीसिपेटरी इन्हें मांगी, मिल गई तो ठीक, मिल गई तो ये हमारी छाती में घूमेंगे। ठीक है, अच्छा, और मिल गई फिर भी न्यायालय ने मानो शर्त लगा दी कि आप पुलिस के समक्ष उपस्थित हो और अन्वेषण में सहयोग करें। तो अब तक जब ये हमें नहीं मिल पाए, तो मिल गए तो भी नहीं आएंगे, तो भी नहीं आएंगे, तो हम क्या कर लेंगे इनका? तो न्यायालयीन प्रक्रिया के दुरुपयोग की संभावना है। तो इसलिए पहले ये लिखा था कि आपको उपस्थित होने का निर्देश न्यायालय दे सकता है कि हम आपकी एंटीसिपेटरी तभी सुनेंगे जब आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें, ताकि अगर आपकी खारिज होती तो तत्काल अरेस्टिंग भी फिर हो सके। ठीक है, लेकिन वो चीजें हमें इसमें दिखाई नहीं दी 482 में। तो इसका मतलब 438 और 482 में अब फर्क आया है। जो अंतरिम अनुतोष वाली बात थी वो खत्म हो गई। ठीक है, और लोक अभियोजक को सुनने की बात खत्म हो गई। ये कुछ हमारे लिए आश्चर्य का विषय लग रहा है कि लोक अभियोजक को सुनने की बाध्यता थी और होनी चाहिए, क्योंकि लोक अभियोजक लोक के हित का प्रतिनिधित्व करता है और अपराध समाज के खिलाफ है। वो बात कैसे खत्म हो गई ये भी समझ में नहीं आ रहा। खैर, अब फिलहाल तो हम लोगों ने सारे सब सेक्शंस पढ़े हैं, आप लोग भी घर पर देखिएगा, हो सकता है हमसे कुछ छूट गया हो देखने में। ठीक है, लेकिन हमें लगता नहीं छूटा है, लेकिन उससे बदलाव है, और ये दोनों बदलाव अंतरिम अनुतोष खत्म करना ये भी मेरी समझ से परे है, क्योंकि इससे तो जो अग्रिम जमानत है इसका उद्देश्य ही खत्म। क्योंकि इधर आपने निर्देश के लिए आवेदन किया, ठीक है, और पुलिस को पता लगेगा भी, क्योंकि 437 की कंसीडरेशन आपको ध्यान में रखने हैं, और वो ध्यान में आप तभी रख सकते हैं जब पुलिस से रिपोर्ट मांगे, क्योंकि आपको ठीक है एफआईआर न भी हो तो भी देने का हक है, लेकिन नॉर्मली जब एफआईआर हो जाती है तभी लोग एंटीसिपेटरी मांगने आते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? इनआर्मिटी ऑफ द एक्यूजेशन, ठीक है, अभियोग की दुष्टता, ठीक है, उसकी अधमता, ठीक है, उसके सपोर्ट में एविडेंस क्या है, एलिगेशन के सपोर्ट में, नेचर ऑफ एक्यूजेशन, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी। तो ये पुलिस से रिपोर्ट मांगे बिना आप कैसे तय करोगे? भाई पुलिस ही तो बताएगी इनके खिलाफ क्या एफआईआर है, पुलिस ही तो बताएगी सारी बातें। और जैसे ही पुलिस को पता लगा और इंटरिम प्रोटेक्शन है नहीं, वो तो जाके गिरफ्तारी कर लेंगे। भाई आपने मांगा निर्देश, और निर्देश को प्रभावी रूप से देने के लिए इन सब सूचनाओं की जरूरत है, और जब इन सब सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हमने पुलिस से रिपोर्ट मांगी, पुलिस को पता लग गया, ठीक है, और कोई इंटरिम प्रोटेक्शन आपके पास है नहीं, हम गए आपको गिरफ्तार कर लिया, खत्म हो गई बात। और गिरफ्तारी होते ही इस सेक्शन का उद्देश्य खत्म। फिर तो आप 437 में आइए, 439 में आइए, यानी या तो 480 में आइए, 483 में आइए। तो बात कुछ अजीब सी लग रही है हमें, लेकिन भाई जो लिखा हुआ सामने आया है, ठीक है, वो तो यही आया है। अब पता नहीं क्या स्थिति है, ठीक है। एक बार और भाई आप लोग भी पढ़ के देखिएगा, पिछली 438 भी पढ़ के देखिएगा, मेरे लिए यह आश्चर्यजनक है। और बीएनएसएस लागू होने के बाद पहली बार हमने इसे देखा भी है, ठीक है। इससे पहले 438 तो देखी थी, बीएनएसएस के बाद पहली बार देखी, और ये प्रिजम्पशन था कि वही लिखा होगा जो उसमें था, क्योंकि अन्य धाराओं में वही लिखा है लगभग। और अब तो हम अपनी कोर्ट में विरोध करेंगे इस बात का, किताबी ने इंटरव्यू कैसे मिल जाएगी, है ही नहीं। अब तो मतलब ही खत्म हो गया इंटरव्यू प्रोटेक्शन का, है ही नहीं, कैसे ले लोगे? ठीक है, तो पता नहीं भाई कैसे खत्म कर दिया।
लेकिन फिलहाल देखा नहीं, आप लोग देखें, अगर हो तो हमें भी बताएं। आगे कहता है सबसेक्शन 4 में, इस धारा की कोई बात, अच्छा वो तो हो ही गया, भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 और 70 की उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। ठीक है, अब कहता 483 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष जमानत के बारे में, वो जमानत का निर्देश था कि अरेस्टिंग अथॉरिटी विल रिलीज दैट पर्सन, ठीक है, इन द फेवर ऑफ whom a direction has been issued by the court of session or high court. ठीक है, that was the direction which could be issued by the court of session or high court in the preceding section. Now the section is going to grant the capacity or power to the court of session or high court, काहे कि जमानत देने की, जो अब तक हम लोगों ने 437 या 480 में पढ़ी थी, अजमानती अपराध की दशा में, उस न्यायालय की जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय नहीं है। और यहां उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को जमानत देने की शक्ति मिल रही है। और फर्क यह आ रहा है कि 436 या 478 में न्यायालय की ताकत थी उस व्यक्ति को जमानत देने की जो अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न था, और 480 या 437 में उस न्यायालय की ताकत थी जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय नहीं था, और अपराध अजमानती था। जब सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय की जमानत देने की शक्ति, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो हर प्रकार का विभाजन खत्म हो जाएगा। केवल एक बात कि किसी भी व्यक्ति को कहता है उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए। बस एक बात यहां रखी है कि इसका मतलब अपराध का अभियोग नहीं है, तो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय इस धारा के अधीन जमानत नहीं दे सकते। ठीक है, जमानती अपराध का अभियोग है, अजमानती अपराध का अभियोग है, इससे मतलब नहीं, अपराध का अभियोग है। लेकिन खाली अपराध का अभियोग है तो भी नहीं, और व्यक्ति अभिरक्षा में है, यानी जब तक अभिरक्षा में नहीं, यह जमानत की प्रथम शर्त होती है, जब तक आप अभिरक्षा में नहीं। इसीलिए पूर्ववर्ती सेक्शन में निर्देश कहा गया था, जमानत नहीं कहा गया। इसी वजह ही यही थी। ठीक है, यहां उसने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए, और यदि अपराध धारा 480 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट प्रकार का है, यानी राज्य के विरुद्ध, मानव शरीर के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध, या 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा उसमें प्रोवाइड है, यानी मानव शरीर के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध है, तो सजा कितनी भी 1 दिन प्रोवाइड हो, इससे भी मतलब नहीं। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण बातें होंगी। इनके अलावा कोई अपराध है तो सजा 7 साल या उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो वह ऐसी कोई शर्त जिसे वह उपधारा में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे अधिरोपित कर सकेगा, यानी जमानत देने की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं, केवल 2 प्रतिबंध। कौन से? कि अपराध का अभियुक्त हो और अभिरक्षा में हो, बस इतना। जबकि 437 में अनेकों प्रतिबंध थे, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कि साहब 2 बार से ज्यादा दंडित न हो, ठीक है, उस पर ऐसा अभियोग न हो, ये वो बहुत चीजें, यहां कोई प्रतिबंध नहीं, छोड़ सकता है। लेकिन छोड़ सकता है मीनिंग देयर बाय वो प्रतिबंध उच्चतम न्यायालय ने कहा अंतर्निहित रहेंगे जो 437 सबसेक्शन 1 में है,
अजमानती अपराध की दशा में जमानत देते समय संबंधित न्यायालय ध्यान में रख रहा था, अर्थात अभियोग की अधमता, अभियोग की प्रकृति, कन्विक्शन की दशा में मिलने वाला दंड, ठीक है, गवाहों के प्रभावित होने की आशंका, व्यक्ति के न्याय के लिए उपस्थित न होने की संभावना, उसमें विचारण में लगने वाला समय, पीड़ित और अभियुक्त की सामाजिक दशा, समाज पर पड़ने वाला प्रभाव, ये सारी चीजें यहां सेशन न्यायालय द्वारा भी ध्यान में रखी जाएंगी और बाकी शर्तें लगाई सकते हैं। आगे कहा, किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित की गई कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए। ठीक है, सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने जमानत दी और कोई शर्त लगाई जो कि उसकी नजर में मॉडिफाई की जानी चाहिए या खत्म की जानी चाहिए, तो वो भी कर सकता है, अपास्त या उपांतरित कर दी जाए, ये भी सेशन कोर्ट कर सकता है। ठीक है, आगे शेष हम लोग बात सोमवार को कर लेंगे, क्योंकि ये खत्म तो अब नहीं हो पाएगा 483, इसे सोमवार को देखेंगे, क्योंकि कल छुट्टी रहेगी, इन लोगों का त्योहार होगा, इसलिए डाल भी देंगे, हम देखेंगे।